जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार नॉलेज एंड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डॉरी यानी दहेज। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं महात्मा गांधी के एक विचार को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति शादी के लिए दहेज को कंडीशन के रूप में रखता है वह व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपना देश और संपूर्ण नारी जाति का अपमान करता है। क्योंकि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसको भारत माता के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोग उसे प्यार से भारत माता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ जिस देश को भारत माता कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस देश में एक दहेज प्रथा नाम की कुप्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों, इस कुप्रथा को हमें समाज से हटाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये दहेज होता क्या है। जी हाँ, दहेज को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आता है कि ये दहेज जो है वो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला एक प्रॉपर्टी है, पेमेंट है, उपहार है। जी हाँ, यानी वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को ज्वेलरी, बिल्डिंग्स, कार्स, लैंड या अन्य प्रकार के व्हीकल्स, कैश, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल सामान या कुछ भी दिया जाता है, वो सभी दहेज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आम बोलचाल की भाषा में दहेज इसे कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं जो इस दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं। उनमें पहला एक्ट है 1961 का दी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने सर्वप्रथम डॉरी को परिभाषित किया है, जिसमें सरकार ने यह परिभाषा दिया है कि शादी के दौरान किसी भी पक्ष के द्वारा यानी नर पक्ष, वर पक्ष या वधु पक्ष के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आदान प्रदान होता है तो वह एक अपराध होगा, यानी वो दहेज कहलाएगा। और दहेज भारत में प्रतिबंधित है, तो यह एक अपराध होगा। भारत में दहेज को प्रतिबंधित इसी एक्ट के द्वारा 1961 में किया गया था। तो हम देखते हैं कि ये जो दहेज है वो कैसे परिभाषित है। अगर कोई भी पक्ष के द्वारा इन संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है या उसके अभिभावकों के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद अगर संपत्ति का आदान प्रदान किया जाता है या देने या लेने की वादा की जाती है तो वह व्यक्ति इस एक्ट के तहत एक अपराधी होगा और उस व्यक्ति को सजा के तौर पे 5 साल तक की कैद और 15,000 तक की जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर दहेज की रकम 15,000 से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना 15,000 से जितनी ज़्यादा दहेज लेगा उतना ही उसे जुर्माने स्वरूप देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से दहेज प्रथा पर नियंत्रण पाने की कोशिश किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही एक एक्ट हमारे देश में अकेले है। इसके अलावा हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 304 बी भी दहेज को प्रतिबंधित करने का काम करता है। इसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी भी वर पक्ष के द्वारा यानी उस वाइफ के हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा अगर उस अपने वाइफ से अगर उसका हस्बैंड या उसके रिलेटिव अपने बहू से दहेज की मांग करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी हत्या एक असामान्य परिस्थिति में पाई जाती है, जैसे नेचुरली छोड़कर, जैसे चोट के द्वारा या किसी जलाकर या किसी भी असामान्य स्थिति में उसकी मौत हो जाती है, तो उसके रिलेटिव्स एक अपराधी के तौर पर सेक्शन 304 बी के तहत एक अपराधी माने जाएंगे। अब देखिए, इसमें मौत होने के लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन कि मौत असामान्य परिस्थिति में होना चाहिए। दूसरा, मौत शादी के 7 साल के अंदर होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सरकार की यहाँ पे कितनी मतलब आलोचना की जाती है इसी आधार पर कि शादी के 8वें साल अगर उसकी मौत हो जाती है दहेज के लिए तो उसे दहेज के प्रति उसको सजा नहीं दिया जाएगा कि उस दहेज के प्रति अपराध हुआ, क्योंकि 7 साल के अंदर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे 7 साल के अंदर और असामान्य परिस्थिति में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके रिलेटिव्स और उसके हस्बैंड दोनों या जितने भी हैं वो सभी इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत अपराधी होंगे और उसको सजा के तौर पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एक द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और दूसरा सेक्शन 304 बी के तहत सरकार ने डॉरी को प्रतिबंधित करने का काम किया। दोस्तों, एक तीसरा सेक्शन है आईपीसी का, जिसको आईपीसी में 1983 में शामिल किया गया, वो है 498 ए। इस सेक्शन को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर कोई भी हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स हस्बैंड के अगर वाइफ के को या अपने बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, क्रूरता करते हैं, बर्बरता वाले व्यवहार करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसे घर से बेदखल करते हैं, तो वह स्त्री इस सेक्शन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराकर उनके प्रति कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और यह पुलिस का परम कर्तव्य है, फर्स्ट ड्यूटी है। एज सुन उन सभी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि सरकार कैसे इन 3 प्रावधान, सबसे पहले द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, आईपीसी का सेक्शन 304 बी और आईपीसी का सेक्शन 498 ए के माध्यम से दहेज को प्रतिबंधित करने का काम किया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार ने इस एक्ट को तो पारित किया था बहुत पहले ही, आज कई दशक हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में दहेज की बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो हम कुछ एनसीआरबी की डाटा को देखते हैं। सर्वप्रथम एनसीआरबी के डाटा में 2015 में एनसीआरबी की डाटा आई थी कि 2015 से पिछले 3 साल में लगभग 24,771 मामले दर्ज किए गए थे दहेज हत्या के,
जिसमें सर्वाधिक यूपी में, तब बिहार में, तब मध्य प्रदेश में इनकी मामलाएं दर्ज की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दहेज प्रथा है एक प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस दहेज की जो हत्याएं सामने आ रही है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसके प्रति भी एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट दिया था कि जो दहेज हत्या की दर 2001 में 19 महिलाएं पर डे था, वो आज बढ़ के 2016 में 21 महिलाएं पर डे हो गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे दहेज की जो मृत्यु दर है दहेज के कारण वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आज हालिया की मामला है कि 2020 में बेंगलुरु में एक पति के द्वारा जब दहेज के स्वरूप शादी के बाद दहेज में 1 केजी सोना का मांग करने पर, गोल्ड का मांग करने पर जब पत्नी के द्वारा न उपलब्ध कराया गया तो उसको जलाकर मार दिया गया। और साथ ही हाल ही में केरल में देखा गया, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, वहाँ पे एक 27 वर्षीय महिला को 2 लाख रुपए दहेज का नहीं उपलब्ध कराने के बाद, शादी के बाद नहीं कराने के दौरान उसको मार के हत्या कर दी जाती है। तो देखते हैं कि लोग कैसे इस सभी एक्ट होने के बावजूद भी इस कुप्रथा को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी हत्याएं और इस पे केस होने वाले दर्ज बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों एक बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो भी जितने भी केस किए जाते हैं इन एक्ट के माध्यम से वो सभी सही होते हैं। इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड भी किए जाते हैं। जैसे एनसीआरबी का ही एक डाटा है कि 2012 में डॉरी के लिए 2 लाख लोगों पर केस किया गया था, जिसमें 49,000 महिलाओं भी शामिल थी। लेकिन जब अपराध का निरीक्षण किया गया तो मात्र इसके 15% व्यक्ति ही अपराधी पाए गए थे, अर्थात 2 लाख में मात्र 30,000 व्यक्तियों पर ही अपराध सिद्ध हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस एक्ट का प्रयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है पुरुषों के खिलाफ। तो दोस्तों हम ये अनुरोध करना चाहेंगे उन सभी महिलाओं से, कृपया जब आपको सरकार इतना संरक्षण दे रहा है तो आप कृपया इस एक्ट का दुरुपयोग ना करें और सच्चाई रखें, और जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगा। दोस्तों ये जो सेक्शन 498A है इसी के तहत सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस सेक्शन को सर्वप्रथम 2005 में चैलेंज किया गया था सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए 498 को अपहेल्ड किया। लेकिन पुनः 2014 में इस केस को चैलेंज किया गया था अरनेश कुमार वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार 2014 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 498A के तहत अपराधी घोषित होता है तो उसका निरीक्षण करने के लिए कोई अपर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, अन्यथा उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक इस मामले में 2017 में एक केस हुआ था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो 2017 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई अर्जेंसी नहीं है, यानी महिला के साथ अगर उसको चोट नहीं पहुंचाया गया है, उस पर कोई हमला नहीं किया गया है, तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह मध्यस्थता में दिक्कत होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप FIR दर्ज करें, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी का जो प्रावधान है उसको रद्द किया गया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे इस एक्ट का दुरुपयोग भी किया गया है। अब बात आता है कि सरकार ने इन सभी कदम को उठाया, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, एक शिक्षित समाज में होने के कारण, एक विकसित देश की ओर बढ़ने वाले देश भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो उस देश के निवासी होने के कारण हमें इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहिए। जितने भी एजुकेटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सभी को ये प्रावधान करना चाहिए, ये अपने माता पिता के पास समक्ष रखना चाहिए कि हमें ना दहेज लेना है ना हमें दहेज देना है। क्योंकि दहेज का सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो लड़कियों के एजुकेशन पे पड़ता है, क्योंकि वे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी सोच हो जाती है कि हम उसको जो पढ़ाने पे खर्च करेंगे वो पैसा हम उसके दहेज देने पे खर्च करेंगे, जिसके कारण आज भी हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे देश में पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है और महिलाओं की साक्षरता दर कम है। तो दोस्तों हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी सरकार को समाज में जैसे स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार हॉस्पिटल में लड़की होने पर कुछ मुआवजा दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में दिया जाता है या और भी स्टेट में दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए जो दहेज न लेने के प्रति हो, कुछ छूटें देनी चाहिए। जैसे आरक्षण तो वैसे प्रचलित है ही, तो जो व्यक्ति दहेज नहीं लेता है उसको नौकरी में कुछ छूट देना चाहिए। यानी इस प्रकार के कुछ प्रावधान करने चाहिए जो दहेज हत्या को कम करे और धीरे धीरे ऐसे समाज से दहेज को हटा देना। दोस्तों थोड़ा हम इसके कंक्लूजन पे देखते हैं। दोस्तों कंक्लूजन पे देखने के समय हम ये देखते हैं, एक तरफ हमारा संविधान का जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल 15 जो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वही दूसरी ओर इस दहेज प्रथा के माध्यम से महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यानी जो दहेज होती है वो सिर्फ महिलाओं के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक बात बता दें कि सामान्यतः जो दहेज होता है वो वर पक्ष को दिया जाता है, लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भील जनजाति, जहाँ पे वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः वधु पक्ष द्वारा ही वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दहेज प्रथा है वो महिलाओं के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 वो कहता है कि लाइफ इज नॉट ओनली ब्रीथिंग, लाइफ इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी, यानी सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है, जीवन को डिग्निटी और चॉइस के साथ भी जिया जाता है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो दहेज है महिलाओं को प्रताड़ित करता है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि
जो दहेज है वो महिलाओं के जो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 है उसको भी उल्लंघित करता है। तो इस प्रकार सरकार को इन सभी एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करके इन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहिए और महिलाओं को ताकि सुरक्षा प्रदान मिल सके और महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा देना चाहिए और इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।